ये देखो, दिस इज एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस उधर, दो सरफेस हो गया, दो। उसको कुछ ऐसे रहते, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये रिफ्रैक्टिंग एज, और ये कुछ नहीं छोड़ो, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, लिख लो कोई बात नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, और रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोलते हैं इसको। रिफ्रैक्टिंग एंगल, हो गया। एंगल ऑफ प्रिज्म, देखो इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं अपन, और इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। जरूरी नहीं कि वही फिक्स होता, मैंने इसे पहले ड्रॉ कर दिया है। यहां से एक रे आती है, वो रे आके टकराएगी यहां, और ये निकल गया यहां, सही है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, ये एंगल आपका आई है, ये एंगल माने इसको थीटा मान लिया है, ओ, ए पॉइंट पी, ये ए, ये क्यू, ये ओ। एक जो डेरिवेशन आपका ये निकला डेल्टा, ये डेविएशन, मतलब पहला डेविएशन डेल्टा 1 और दूसरा डेविएशन डेल्टा 2, और ये जब इस पीछे करोगे तो एक निकलेगा यहां पे डेल्टा, सही है। अच्छा, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अब इसमें एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दो बन रहा है कि नहीं, और इसको आपने, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। प्रिज्म को समझ लो अच्छे से, दो सरफेस होता है, प्लेन नॉट पैरेलल, इट विल बी इंक्लाइन टू ईच अदर, ठीक है। तो यहां से आपको इंसिडेंट रे, और ये जो एंगल है तुम्हारा, किसी किसी में I2, I1 एंड I2 लिखा रहता है, मैं इसको दे रहा हूं, यहां से जो एंगल है ये E है, और ये जो एंगल बन रहा है इसको हमने R लिखा, और ये जो एंगल बन रहा है उसको R डैश लिखा, सही है, समझ आया, ठीक है। अब यहां से आप अगर स्नेल्स लॉ लगाते हो तो क्या बनता है, यहां से अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या बनेगा,
साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर, इक्वेशन 1। यहां पे लगाओगे तो म्यू साइन आर है ना, आर डैश, हाँ, म्यू साइन आर डैश साइन ई है ना, म्यू साइन आर डैश इक्वल टू साइन ई, इक्वेशन 2। ये सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं मैं आपको, बाकी कुछ करना नहीं है इसमें, एक बताने के लिए। अच्छा, अब यहां से एक चीज और चेक करते हैं अपन। देखो, इन ट्रायंगल POQ में R प्लस आर डैश प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू पाई, इक्वेशन 3। सही है। अब इन स्क्वायर PAQO पाको नहीं हुआ, पाको है ना, ये क्या है बता सकते हो क्या? A प्लस थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 है ना, प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो A प्लस थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 2 पाई, इक्वेशन 4, इक्वेशन 4। ठीक है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, A प्लस थीटा और पाई में 2 पाई में से पाई चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 पाई माइनस पाई, दैट इज पाई, इक्वेशन 5। फ्रॉम 3 एंड 5 से अब चेक करो क्या क्या कर सकते हैं, 3 भी पाई और ये भी पाई, तो A प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या, R प्लस आर डैश प्लस थीटा। तो थीटा ने थीटा को मार डाला, तो यहां से R प्लस आर डैश इज इक्वल टू A, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है आपको R प्लस आर डैश है, एंगल ऑफ प्रिज्म जो आपको आएगा यहां से वो R प्लस आर डैश आएगा। सही है, समझ आया यहां तक? और अब यहां से डेविएशन निकालना है अपने को, डेल्टा बराबर क्या, डेविएशन। यहां तक छाप लिया तुम लोग? डेविएशन, डेविएशन निकाले क्या करो, डेल्टा 1 कितना, डेल्टा I माइनस आर, डेल्टा 2, डेल्टा 2, डेल्टा 2 कितना होगा, E माइनस आर डैश। ध्यान से देख डायग्राम को, E माइनस आर डैश, E माइनस आर डैश, E माइनस आर डैश, 1 2। तो डेल्टा बराबर कितना होता है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, नेट डेविएशन डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। तो यहां से आ गया I माइनस आर प्लस E माइनस आर डैश। तो आपको यहां से देखोगे I प्लस E माइनस आर प्लस आर डैश, सही है ना? तो यहां आ गया, इसीलिए डेल्टा बराबर आ गया I प्लस E माइनस ए, ये आ गया तुम्हारा डेविएशन, प्रिज्म का डेविएशन आ गया। क्या हुआ अयून, सर में दर्द है, सेरेडॉन दूं, डिस्प्रिन खाना है, दवाई
नहीं लेती हो तो सर को ऐसे से पीटो, ठीक हो जाएगा। हाँ, छाप लिया। क्या हुआ? अच्छा, इधर छुपा हुआ है। इस पर तुम अगर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो कितना होगा? कैसे डायरेक्ट लगा दोगे इसमें? साइन आर डैश होगा ना, यहाँ पे म्यू का रूट 2 इज इक्वल टू म्यू 1, तो यहाँ पे क्या है 1 इंटू साइन ई, तो साइन ई बराबर कितना आ गया 90, साइन ई बराबर 1, तो ई बराबर कितना हो गया 90। बातचीत बंद करो। हाँ, समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? अब जब ई आपको पता हो गया तो इस वाले फार्मूला से डेल्टा निकाल दीजिए। डेल्टा इज इक्वल टू 45 प्लस 90 माइनस ए कितना है 75। देखो तो कितना आ रहा है डेल्टा 60 आ रहा है क्या? तो डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया। ये हमारा आंसर। आर आर डैश और क्या निकल गया डेल्टा, तीनों R1 R2 भी मान सकते हो, आर आर डैश को R1 R2 मान लो। अरे चमका कि नहीं? यहाँ क्या किया मैंने पहले, म्यू1 साइन आई, ये स्नेल्स लॉ वाला आपको फंडा लगाने का है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या लगा दिया साइन आई बराबर रूट 2 साइन आर, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा, ठीक। अब क्या किया मैंने साइन 45 इज इक्वल टू रूट 2 साइन आर, इससे तुमने क्या निकाल दिया आर की वैल्यू 30 डिग्री। अब आपको पता है कि आर प्लस आर डैश या R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 75 होता है, तो यहाँ से आपको आर डैश 45 निकल गया। जब आर डैश 45 निकल गया तो डेल्टा की वैल्यू कितना निकालना आपको, यहाँ से ये निकाल दिया, फिर रूट 2 साइन 45 बराबर साइन ई, और यहाँ से साइन ई आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया तो डेल्टा निकालोगे आई प्लस ई माइनस ए, तो आई प्लस ई माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। सही है ना? चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है ये एग्जाम्पल। ये एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में आ जाओ, यहाँ से आए ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अगेन आर 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 डैश एंड डेल्टा फाइंड आउट करिए। आर आर डैश एंड डेल्टा निकालना है, जल्दी करो। बातचीत नहीं करोगे, अदरवाइज यू विल गो आउटसाइड। मारिया एक बातचीत क्यों कर रही है यून? सवाल बनाने के लिए दिए हैं। म्यू रूट 2 ले लो, म्यू रूट 2। अब्दुल्ला यहाँ के बैठ जाओ ना, खाली है। अब तुम जाया का पीछे क्यों चले गए? तुम चेयर लेके आगे आ जाओ। कितना आया? R1 30, हाँ R30। अरे सिर्फ डेल्टा में फर्क पड़ेगा, बाकी सब सेम ही है। आगे आओ, हाँ बैठ जाओ वहीं पर, ठीक है चलेगा। कितना आया 90 डिग्री? 90 डिग्री 90 डिग्री कहाँ से आ जाएगा? डेल्टा 30 डिग्री आया ना, यस।
सेम सवाल है भाई, कुछ फर्क नहीं है इसमें। साइन 45 इज इक्वल टू रूट 2 साइन आर, तो आपके पास आ जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइन आर, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 साइन आर इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब आपको क्या पता है भाई, आर प्लस आर डैश दैट इज इक्वल टू 60, तो आर प्लस आर डैश इक्वल टू 60 है, तो आर की वैल्यू 30 प्लस आर डैश इज इक्वल टू 60, तो आर डैश इज इक्वल टू 30। अच्छा, अब जब ये आर डैश 30 आ गया, यहाँ से ले आई ऐसे और निकल गई ऐसे, तो ये आर डैश है और ये आर है, तो अब आपको क्या निकालेंगे, साइन आर डैश √2 साइन आर डैश, √2 साइन आर डैश इज इक्वल टू साइन ई, तो यहाँ से √2 साइन 30 इज इक्वल टू साइन ई, तो √2 इंटू साइन 30 मतलब 1/2 मतलब साइन ई, तो साइन ई इज इक्वल टू आ गया तुमको 1/√2, तो ई आ गया 45। अब जब ई 45 आ गया, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप निकालोगे डेल्टा आई प्लस ई माइनस ए, तो आई कितना निकला है अपने को 45, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, प्लस 45 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री आपका आंसर। समझा? चलो नया क्वेश्चन लिखो, ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, क्वेश्चन लिखो, a ray of light incident, a ray of light incident, a ray of light incident at an angle of 60 degree, a ray of light incident at an angle of 60 degree on one face, which has an angle of 30 degree, which has an angle of 30 degree, which has an angle of 30 degree, full stop। द रे, जो भी क्वेश्चन नहीं लिख रहा होगा हम उसको बाहर करने वाले अभी 1 मिनट के अंदर। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन फेस विच हैज एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फुल स्टॉप। द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म, इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म, इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म, इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with the incident ray, with the incident ray, show that the emergent, show that the emergent ray is, show that the emergent ray is, show that the emergent ray is perpendicular to the face, perpendicular to the face through which it emerges, through which it emerges, through which it emerges, and calculate the refractive index of the prism, and calculate the refractive index of the prism, calculate the refractive index। जब भी रिट्रेस का आएगा प्रिज्म का, इसका मतलब उसने R2 को बोला है कि 0, समझो क्या? जरा नहीं चलता, नहीं समझ आया? क्वेश्चन में दिया हुआ उसने ना, तो मतलब तुम भी कर, नहीं भी करोगे तो भी बन जाएगा तुम्हारा। अगर तुम नहीं करोगी तो रे को ऐसे निकाल देना सीधा, तो क्या फर्क पड़ता है उससे? मैंने ऐसे कर दिया ताकि मेरे को आसानी से बन जाए, है ना? तो क्या करोगे, यहाँ पे ई अगर 0 है उसका मतलब आर डैश भी 0 या R2 भी 0। तस्लीम हाथ से मत करो, ई बराबर 0 तो आर डैश 0 है ना, और आर डैश 0 का मतलब क्या हो गया कि इमरजेंस है, खत्म, ई बराबर 0, नो एंगल, सो इट्स नॉर्मल टू द, नहीं चलता। आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए, आर बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा?
ए बढ़ेगा, ये ए बढ़ेगा। दिस इज कांस्टेंट एक्चुअली। अरे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो इसको घटना पड़ेगा। समझा क्या? बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी वही काम हो रहा है ना। अगर आर बढ़ रहा है तो आर बढ़ रहा है, अगर आई बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो इसका मतलब आर डैश घटेगा, और ई जीरो होगा तो आर डैश जीरो हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आएगा, पहले प्रैक्टिस करके घर पे से आए नहीं हो, प्रिज्म को रिवाइज करके नहीं आए हो तुम लोग। नो वन हियर आफ्टर रिवाइजिंग द प्रिज्म कॉन्सेप्ट, जो मैंने कल बताया था उसको आप लोग पढ़ के नहीं आए। और क्या आपको कोई दिक्कत होती है? नहीं, पहले ध्यान से देखो ना कि क्या हो रहा है। यूनिट ट्रेस का मतलब R2 जीरो, R2 जीरो मतलब E जीरो, R2 जीरो मतलब E जीरो, E बनने लगे, फिर वो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। समझा क्या? बिल्कुल मतलब R2 जीरो मतलब E जीरो, E जीरो मतलब इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है। कभी तो पैरेलल, कभी तो परपेंडिकुलर टू पैरेलल फेस होगा, तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। तो अब अगर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो, आई प्लस ई माइनस ए इज इक्वल टू कितना, डेल्टा कितना दिया हुआ है 30, यहाँ से प्रूफ कर दो 30, तो आई कितना है 60 प्लस ई अपने को पता नहीं है, मान लेते हैं, माइनस ए कितना है 30 और ये कितना है 30, तो ई कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो ऐसे समझा दिया, न्यूमेरिकली समझ है कि नहीं? तो यहां से आपका ये प्रूफ हो गया है कि ई जीरो मतलब क्या, परपेंडिकुलर। अरे क्या होता है ई जीरो का क्या मतलब होता है? नॉर्मल से अगर मान लो ये कोई प्रिज्म है और ये नॉर्मल है, ई जीरो का मतलब जो रे इधर खसक के जा रही थी ना वो इसके ऊपर चलेगी, वही मतलब होता है ना इसका। यही ना ई एंगल है, ई जीरो मतलब वापस यहाँ। अरे समझा आप तस्वीर? तो यहां से आपको प्रूफ हो गया कि ई बराबर 0 है। अब आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला मौजूद है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, है ना? अरे ये इधर कहां का सर्किट कर रहा है? क्या मतलब हुआ इसका? R1 प्लस R2 ए, R2 भी 0 हो जाता है, ऐसे भी R2 0 हो रहा है। R1 प्लस R2 इक्वल टू ए लिखोगे तो भी R2 0 हो जा रहा है। नहीं समझा अभी भी? ज़ारा को समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? कुछ कंफ्यूज लग रही है इसीलिए पूछा मैं। नहीं, फिर गुड है, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे? म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, म्यू इज इक्वल म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, R1 बोलो या R बोलो। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है? साइन 60 रूट 3/2 डिवाइडेड बाई साइन आर की वैल्यू साइन 30 ना। अच्छा, आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? 30 हो गया ना, देखो ना यार, अगर ये यहां जा रहा है ज्योमेट्री से निकालो ना, क्या टेंशन है। अब ये वैसे है तो ये 60 तो ये भी 60, तो ये आधा 30 है तो आधा कितना बचेगा 30, 30 क्या है आर, तो साइन आई तो 1/2 ना, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 को मार डाला तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई √3। IIT 78 में इस सवाल को पूछा गया था, 1978, तो तुम्हारे पिताजी की भी पैदाइश हुई होगी उसी साल, मेरी तो नहीं हुई थी। तुम सबके माता पिता कब के पैदा हो गए? 70s के ही होंगे पापा, है ना? 75 से लेके 80 के बीच के कहीं ना कहीं ऐसी आसपास में सब हों। अगर सबसे छोटे हो गए तुम लोग तो तुम्हारे पापा 70 से 75 के बीच में पैदा होंगे। अगर सबसे बड़े हो गए तो 75 से 80 के बीच में पैदा होंगे।
तभी 30 साल में शादी हो जाती है। अब कोई 20 साल में शादी कर लिया हो तो अलग बात। ये उससे पहले का सवाल है, 78 का, मेरे पैदा होने से 2 साल पहले हो गया। वन फेस ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री, वन फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री इज सिल्वर्ड। वन फेस ऑफ ए प्रिज्म of refracting angle 30 degree is silvered, full stop. One face of prism of refracting angle 30 degree is silvered, full stop. At what angle a ray of light, at what angle a ray of light should fall on unsilvered face? At what angle a ray of light should fall on unsilvered face so that the ray finally retraces its path. The refractive index of material of prism is √2. Index Ri is √2. Ri is √2 लिखो डायरेक्टली, क्या होता ना लिखने का, समझा? कोमल दीदी क्लियर है? आए 45 आ गया इंसिडेंस बन गया सबका। प्लस आर डैश 30 डिग्री। अरे भैया आर डैश 0 तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? 30 डिग्री। अरे अब यहां से बन गया भाई मेरे, साइन आई इज इक्वल टू √2 साइन आर डैश, आर डैश नहीं आर। तो यहां से आपको आ गया √2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 1/√2 आया साइन आई का वैल्यू, तो आई बराबर आ गया 45 डिग्री। कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री याद रखना। ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता है तो आप सब भूल जाओ कि सवाल भी आपसे बनने वाला है। और ट्रिगोनोमेट्री में बस सिर्फ टेबल याद रखना है, 45, 30, 34। अभी तक कितने आए? 60, 45, 30 और 90 बस। इससे ज़्यादा कोई एंगल आने वाला भी नहीं, समझा गया? और कभी कभी एंगल ऑफ प्रिज्म दिया रहेगा 75 डिग्री, जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन उसका काम कुछ नहीं होने वाला, तो कट के फिर वही आने वाला। क्या हुआ? ठीक है, चलो अब लिखो, हेडिंग बनाओ, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस मतलब क्या हो गया कि कोई रे इन प्रिज्म में आने के बाद बाहर नहीं जाए, बाहर नहीं जाने का मतलब ये हो गया कि कोई अगर प्रिज्म ऐसा है और एक रे आई ऐसे और यहां से टकराई ऐसे, और ये ग्रेजिंग कम से कम, ग्रेजिंग तो कम से कम होगा, मिनिमम ग्रेजिंग और मैक्सिमम TIR है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है। तस्नीम और तुम्हारे बगल में बैठी बच्ची, भेज दूंगा बाहर सच्ची मुच्ची। दो को कुछ दिन भेजा एग्जाम्पल सेट करने के लिए, समझा? 2 हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया रे, बल्ला में भाइयों बाबा गजब भाइयों, है ना?
क्या है गाना ऐसी है ना कुछ। हाँ, तो यहां से ऐसा होना है अगर ये म्यू है, समझा क्या मतलब। ए कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, कंडीशन फॉर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि होता क्या है। ग्रेजिंग ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। हमजा क्या डिस्कस कर रहे हो, उससे क्या मतलब है तुमको, क्या पूछोगे तुम उससे? व्हाट इज ग्रेजिंग? छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हाँ? पढ़ने के टाइम में पढ़ ले भैया, पूरा जीवन पढ़ा है, बाकी बातें करने। कपिल देव कहा करते थे कि जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा। कपिल देव का नाम सुना? तो कपिल देव ने कहा था कि जो अनुशासन पालेगा वही शासन पालेगा, और अगर तुम अनुशासन नहीं पाल रहे हो मतलब जो अनुशासन में रहेगा वही राज करेगा। इसलिए भैया समझ जाओ। कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इंसिडेंट्स, ग्रेजिंग इंसिडेंट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस ई शुड बी 90 डिग्री। अरे यार ये ई 90 डिग्री है ना, ये क्या है 90 डिग्री। इसको लाइन की पढ़िए ले। हाँ, दिमाग है नहीं, समझ कहां से आएगा। दिमाग को रख के आती है घर पे बिरयानी खाने के लिए। अब समझ आया? बहुत पीके में इसमें बोलता है ना, क्या बोलते 3 इडियट में कि ये बहुत कीमती है, मार्केट में बहुत अच्छे से बिकेगा। इस्तेमाल हुआ नहीं है तो बिकेगा अच्छे से। वो तो है तुम्हारे पास लेकिन बिकेगा मार्केट में बहुत ज्यादा। यहां से एक रेखा अरे अब तो हो गया यार, ये कहां गया? ये हट जाओ। अब दूसरा शेप उठाओ। खुश हो गए आप? अब और खुश? अब और खुश? ले खुश रह, तुम इसी में खुश रह। आई एम वेरी हैप्पी सर। चमक गया। बचपन में जो ड्राइंग करने का आदत पड़ गया ना स्कूल वालों ने, वही है। और बीमारी पुरानी है, नई नहीं है। थोड़ा होम्योपैथी की दवा खिलानी पड़ेगी यार, कुछ नहीं। हाँ, यहां पर एंगल ए, तो फॉर कंडीशन फॉर ग्रेजिंग के लिए क्या होने वाला है? E बराबर 90 डिग्री। और क्या होने वाला है? R डैश शुड बी थीटा सी के बराबर। अरे E कब 90 होगा? जब ये वाला जो एंगल है R डैश और ये R, ये वाला जो एंगल है R डैश, वो क्या होना चाहिए? थीटा सी के बराबर होना चाहिए। समझा? क्लियर है यहां तक? इसका मतलब एक चीज और समझो, 0 से लेके I की वैल्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर लेते हैं, अगर आप यहां से लेके 90 डिग्री लेते हैं तो R की वैल्यू 0 से लेकर के इज इक्वल टू थीटा सी होने वाली है। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है क्या? थीटा सी ग्रेजिंग
थीटा सी अगर बड़ा हो जाए आर से, आर इज ग्रेटर देन थीटा सी, तब क्या हो जाएगा? टी आई आर हो जाएगा। इस कंडीशन में अभी लिखा गया है कि 0 से लेके 90 मतलब 0 से लेके थीटा सी, 90 मतलब थीटा सी, थीटा सी मतलब 90, मतलब यहाँ पे अगर 90 डिग्री दे दिया जाए तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा सी हो जाएगी। पढ़ाया हुआ है मैंने, सब याद है? भूल गए? भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, बस एक बात नहीं भूली जूली। देख आई बराबर 90, तो यहां से यहां जो निकल रहा था यही तो आर था, जिसको हम लोग थीटा सी बोलते थे। अरे है कि नहीं? और अगर ये थीटा सी है तो ये भी 90 पे चला जाएगा। अरे कितना बज रहा है ये? सुबह बजा नहीं, लेट से उठे हम। हाँ, आर और आर डैश, अब समझ आया? तो आई अगर 90 रखोगे तो आर थीटा सी, तो आई 90 रखोगे तो आर थीटा सी, और थीटा सी रखोगे तो अगला क्या? 90। ये सब पढ़ाया हुआ है, सब समझाया हुआ है, ठीक है? इफ टी आई आर अकर्स, मान लेते हैं कि टी आई आर मिल जाता है अपने को। इफ टी आई आर अकर्स, टी आई आर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो आर डैश को थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा। आर डैश को थीटा सी से बड़ा होना पड़ेगा। और हमें मालूम है कि आर प्लस आर डैश बराबर ए होता है। होता है ना? होता है ना? चलो जी, तो आर प्लस आर डैश अगर लिखा जाए, आर प्लस, अच्छा आर बराबर थीटा सी भी लिखा जा सकता है, आर डैश थीटा सी। अगर आई बराबर 90 है, इफ एंड इफ आई बराबर 90 है तो आर इज इक्वल टू थीटा सी के बराबर है कि नहीं? तो क्या आर को टी आई आर होने के लिए आर प्लस आर डैश को थीटा सी प्लस थीटा सी के बराबर होना चाहिए? नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। आर प्लस आर डैश होता है ए, तो ए इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी। अरे समझा क्या? तो यहां से तुम एक रिलेशन और लिख सकते हो कि a बाई 2 इज ग्रेटर देन थीटा सी, और इसी को साइन a बाई 2 इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। साइन a बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा सी, और साइन थीटा सी बराबर होता है 1 बाई म्यू। कहाँ के लिए? इस पोर्शन के लिए 1 बाई म्यू हो। सब भूल वाले, टी आई आर याद नहीं अपने को, क्रिटिकल एंगल हम भूल गए, म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है। तो नहीं याद है तो तुम्हारी गलती, मेरी थोड़ी ना गलती। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, दिन ईमान सब। हाँ, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? साइन ए बाई 2 इज ग्रेटर देन 1 बाई म्यू, और म्यू इज ग्रेटर देन 1 बाई साइन ए बाई 2। तो ये सारी कंडीशन किसके लिए? बेसिक कंडीशन तो यही है। समझा क्या? क्लियर है? मतलब नो इमरजेंस के लिए आपको याद क्या रखना है इस वाले पॉइंट कि a इज ग्रेटर देन 2 थीटा सी के बराबर होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? छाप जल्दी से। इफ i इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड क्या? Find minimum value of A for which emergence is not possible. Emergence is not possible. Emergence is not possible. Emergence is not possible. हो गया, थैंक यू, बनाइए। तो साइन आर बराबर 1 बाई 2, मतलब आर इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा बच्चों। और अगर आर बराबर 30 डिग्री आ रहा है
तो थीटा सी कितना आया? हाँ, क्वेश्चन यही है ना रे? हाँ, तो थीटा सी बराबर साइन इनवर्स μ2 बाई μ1, तो ये हो गया साइन इनवर्स 1/2 मतलब 30 डिग्री। तो r प्लस r डैश इज इक्वल टू क्या निकाल, ये तो निकालना है अपने को। r प्लस r डैश ए होता है r प्लस r डैश बराबर a, तो r डैश बराबर a माइनस r। यही ग्रेटर देन किसके होना चाहिए? थीटा सी के। यही होना चाहिए थीटा सी के ग्रेटर देन, है कि नहीं? तो a माइनस 30, तो a माइनस 30 ग्रेटर देन 30, तो a बराबर ग्रेटर देन 60 डिग्री। ये हो गया आंसर तुम्हारा। अरे समझा कि नहीं? शिरिल क्लियर है? हर सवाल का जवाब नहीं मिल सकता। फाइंड ए फॉर विच इमरजेंस फ्रॉम फेस AC नॉट पॉसिबल। फ्रॉम फेस क्या लिखा? फ्रॉम फेस AC नॉट पॉसिबल। अरे AC बनेगा ना, तुम काहे चिंता कर रहा है अभी? ये त्रिभुज बनाया मैंने, त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज से एक रेखा पार कराया। ये रेखा ऐसे आई है और ऐसे चली गई है, सामने जो है कोई खड़ा था इसीलिए। तो ये A, ये B, ये C। चल अब बना दे। अरे कुछ नहीं है भाई मेरे। A इज ग्रेटर देन थीटा C। अरे 2 थीटा सी लिखो या थीटा सी लिखो, बात बराबर है। म्यू का वैल्यू कुछ दिया है क्या? 2 दिया हुआ है। म्यू का वैल्यू 2 दिया हुआ। म्यू इज इक्वल टू 2, तो a इज ग्रेटर देन कितना? 1/2। अरे 1/2 साइन लगा दो ना, क्या फर्क पड़ता है? साइन a बराबर साइन a/2 साइन थीटा सी, तो साइन थीटा सी, तो a इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी मतलब 1/2 ना, 1/2 ना, वो भी लिख सकते, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देख साइन इनवर्स थीटा सी ऐसे लिखा जाए, तो a बराबर साइन इनवर्स 1/2, तो a इज ग्रेटर देन 30 डिग्री। a को ग्रेटर देन 30 डिग्री मतलब मिनिमम 30 डिग्री होना चाहिए, मतलब जस्ट आगे a का वो निकल जाए। चल बना डालो, जैसे मर्जी वैसे बना डालो, बट बना डालो। किसको? मुझे बेवकूफ, तुम लोग चालाक। अरे थैंक यू। वो सर का बंद करके लाया, उनका बंद करवा दिए। गला बरोबर नहीं, तो गाना बताना पड़ेगा। यहाँ का बच्चा सब तो बिना माइक के चलेगा ही नहीं। उसको चार्ज में लगा दीजिए। हाँ हेलो, हाँ आ गया। 60 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, जो आ रहा है सब सही है। हाँ चलो लिखो, नया सवाल लिखो। चलो 60 डिग्री कर दे। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पे r कितना है? 0। r बराबर 0 है और r डैश जो है ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए, नो इमरजेंस के लिए।
तो ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थीटा सी। यही तो आ रहा है अपने पास। समझा कि नहीं समझा? आप दोनों 60 बोल रहे थे, मैं कंफ्यूज कर गया कि आखिर क्या हुआ, फिर वहीं पर पहुंच गई। 2 थीटा सी ही तो कर लिख रहे हैं हम, कहाँ मना कर रहे हैं तुमको। तुम भी रहो ना, कहाँ पर हो भाई, दिमाग तो रहता नहीं है यहाँ पे। अरे साला ये भी कम दिमाग नहीं करा। सुनो, चुप चुप एकदम। डायग्राम देख, r प्लस r डैश इज ग्रेटर देन थीटा सी प्लस थीटा सी, यही लिखा था ना। तो यहाँ पे r कितना है, 8 थीटा सी है क्या? 0 है, बेवकूफ। डायग्राम देख, तो r प्लस r डैश में तो ये तो पूरा का पूरा 0 ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, थीटा सी। तो 0 r डैश शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, a ग्रेटर देन 30 डिग्री, क्योंकि r डैश की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है। अभी भी समझ नहीं आया, समझा? गुड। चलो अब एक होमवर्क ले लो। If for a given prism the angle of incidence change from 0 to 90 degree,